कैसे बच्चों, इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था, हम लोग शुरुआत किए थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की रिएक्शन कैसे होता है, जिसको याद रखने का जो आपको तरीका मैंने बताया था, उसमें बताया था सबसे पहले कि एक छोटा सा स्टोरी हमने सुनाया था आपको कि एक गर्मी के समय किसी पेड़ के नीचे नदी के किनारे अपन गए, जब अपने को बहुत ज़्यादा क्या लगने लगा, गर्मी लगने लगी, तो हमने देखा कि थोड़ी देर बाद अपने को प्यास लगा, तो वहाँ देखे कि नदी के किनारे क्या है बाबू, आपका पानी बह रहा है। सॉरी, नदी के किनारे तो पानी होगा ही ना बाबू। चलिए ठीक है, तो हमने क्या किया, नदी में देखा क्या पानी बह रहा है, तो फिर अपन क्या किए, प्यास लगी तो वहाँ गए, और जैसे पानी पीने अपन गए बाबू, तो देखते हैं कि जैसे उतरा तो वहाँ देखे कि उस जगह का पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा मैला हो गया है ना, तो कह सकते हैं अलग कलर चेंज हो गया वहाँ पे, तो वहाँ से टर्बिडिटी आ गई, तो दैट इज पीपीटी। तो कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। मतलब यदि किसी रिएक्शन में कुछ सेपरेट्स हो आपका सॉल्यूशन से, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन आपका हुआ, या उसी को पीपीटी कहते हैं। क्लियर। तो यदि किसी रिएक्शन में पीपीटी का फॉर्मेशन होता है तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ। और यदि किसी रिएक्शन में बाबू ध्यान दीजिएगा, अब जब देखे थे तो उसका कलर क्या हो गया था, पानी का चेंज हो गया था, इसका मतलब चेंज इन कलर। तो यदि किसी रिएक्शन के दौरान आपको लगता है कि रिएक्शन का कलर चेंज हो जाता है, तो तभी भी आप समझ जाएं कि रिएक्शन आपका हुआ। फिर अपन क्या किए, जाकर के बैठे है ना, या तभी जब पैर रखे थे पानी में, तो देखा कि पानी क्या लग रहा था, वो गर्म लग रहा था। शुरुआत में मॉर्निंग के टाइम में वो क्या होगा, ठंडा होगा, बाद में क्या लग रहा था, गर्म। इसका मतलब टेम्परेचर का फीलिंग्स आया, तो कह सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर। यदि किसी रिएक्शन में ड्यूरिंग रिएक्शन यदि टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है, तो आप समझिए कि केमिकल रिएक्शन आपका हुआ। फोर्थ वन इज, ध्यान दीजिएगा कि इवोल्यूशन ऑफ गैस। यदि किसी रिएक्शन में रिएक्शन के दौरान यदि गैस रिलीज होती है, तो समझिए केमिकल रिएक्शन हुआ। इसके लिए हमने आपको बताया कि जब आप नदी के किनारे बैठे तो थोड़ी देर बाद देखा कि कुछ मान लो गर्म होगा, तो किसमें कन्वर्ट होगा, वेपर में। वेपर में कन्वर्ट होकर ऊपर जाना शुरू हुआ। इसका मतलब ये है बाबू कि कलर, आप ये गैस कहाँ जा रहा है, देखो ये गैस ऊपर जा रहा है वेपर में कन्वर्ट होकर के। तो यदि वेपर में कन्वर्ट होकर के ऊपर जाए, इसका मतलब कह सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस यदि होता है, तो आप समझ जाइए केमिकल रिएक्शन हुआ। और जब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो लिक्विड कन्वर्टेड इनटू, बोलो, गैस। इसका मतलब जब चेंज इन स्टेट हो तभी भी रिएक्शन हुआ। तो आपको सिंपली याद रखना है 5 केसेस में केमिकल रिएक्शन इन जनरल होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला बताया आपको इवोल्यूशन ऑफ गैस, एंड सेकेंड वन इज, ध्यान दीजिएगा, बोला था इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो स्टेट क्या होगा, चेंज इन स्टेट। अगर क्या बोले थे, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, चेंज इन कलर, एंड लास्ट वन इज, बोलिए, चेंज इन टेम्परेचर। ये सारे केसेस को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे बाबू, है ना। तो सबसे पहला जो केसेस था इवोल्यूशन ऑफ गैस, पहले क्या बोलो, इवोल्यूशन ऑफ गैस। यदि किसी रिएक्शन के दौरान यदि कोई गैस रिलीज होता है, तो आप समझ सकते हो कि आपका केमिकल रिएक्शन हुआ। ध्यान दीजिएगा, तो यहां कह सकते हैं इफ एनी गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द reaction, then क्या, chemical, it indicates, लिख दो, it indicates, क्या कह सकते हो, chemical reaction occurs।
तो ऐसा इंडिकेट करता है इफ एनी गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन देन इट इंडिकेट्स केमिकल रिएक्शन। अगर यदि किसी रिएक्शन के दौरान कोई गैस रिलीज होता है बाबू तो समझ जाइए कि केमिकल रिएक्शन हुआ। सर पता कैसे चलेगा, क्यों नहीं पता चलेगा, चाहेंगे तो सब कुछ पता चलेगा। तो यदि आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक कंटेनर है, छोटा सा मैं इस तरह का बीकर टाइप का कंटेनर बनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। और इस कंटेनर में जिंक के कुछ ग्रेनुअल्स जो टुकड़े होंगे उसको हमने लिया। ये बिगर साइज का जो है ये क्या है, जिंक ग्रेनुअल्स है, इसके कुछ टुकड़े जो होंगे। और हमने क्या किया बाबू, धीरे धीरे ऊपर से यहाँ से H2SO4 जो कि एक्वस था, मतलब इसके अंदर थोड़ा सा क्या पानी मिला हुआ था, तो H2SO4 को हमने इसके अंदर डाला धीरे धीरे। जब ये डाला, अब देखिए ध्यान से, कोई बच्चा बोलेगा सर आप बताइए एक बात, H2SO4 एक्वस के बिना ये नहीं, जनरली जो भी एसिड होता है वो लगभग एक्वस ही रहता है। क्यों? क्योंकि यदि एसिड आपका ज़्यादा स्ट्रांग होगा, यदि कहीं गिर जाता है ना, तो वो क्या हो जाएगा, बर्न कर जाएगा सेंसेस, है ना। इसलिए एक्वस है थोड़ा पानी। तो जब इसके अंदर हमने इसको मिलाया, ये देख रहे हो क्या, H2SO4 को हमने मिलाया, तो हम क्या देखते हैं कि H2SO4 जैसे इसके अंदर आया, दिस इज H2SO4, है ना, ये लिक्विड कौन है, H2SO4। तो एक छोटा छोटा सा बाबू बबू है ना, ये छोटा छोटा दिख रहा है, ये H2 गैस क्या होगा बोलो, इधर से रिलीज करेगा। कौन रिलीज करेगा, H2 गैस। ये आपका कौन गैस है बोलो, H2 गैस। तो बोला जब जिंक ग्रेनुअल्स का वो रखा हुआ एक बीकर कंटेनर में, उसमें जब आप H2 डाइल्यूट या एक्वस H2SO4 को डालते हो तो आप क्या देखते हो कि धीरे धीरे उसमें से H2 गैस जो है वो रिलीज होता है। सर पता कैसे चला कि H2 गैस है? हम बोले बिल्कुल पता चलेगा, सोचना नहीं है, एकदम बिल्कुल पता चलेगा। तो पहले इस रिएक्शन को देख लेते हैं हम लोग। दिस इज जिंक, है ना, और यहाँ पे है ना प्लस, ऊपर से क्या डाल रहे बाबू, H2SO4, ध्यान दीजिएगा। तो जो आपका रिएक्शन बनेगा, है ना, तो इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से और भी अच्छे से आ जाए, ना, जगह भी मिले, है ना। चलिए, ये Zn है प्लस का H2SO4, और ये कैसा है, एक्वस है बाबू। तो ये आपका इधर वाला इसको लेके भागेगा। सर कैसे लेके भागता है ना, ये इसको लेके भागेगा तो क्या लिखोगे, ZnSO4। याद होगा जूनियर क्लास में पढ़े हो, SO4 की वैलेंसी कितनी होती है, 2, याद कर लीजिएगा, नहीं तो फिर से हम एक क्लास ले लेंगे। आपको क्या कर सकते हैं, Zn की भी वैलेंसी 2 होती है, 2 2 कैंसिल, उसके बाद यहाँ 1 बचा, 1 इधर गया और इधर वाला इधर गया। तो कहने के लिए कह सकते हैं क्या, जो ZnSO4 है वो आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि SO4 की वैलेंसी 2 और इसकी वैलेंसी 2, ठीक। ये इसके अंदर भागा, बचा क्या, H2, और ये आपका H2 गैस क्या होगा, रिलीज होगा। गैस है इसलिए रिलीज का साइन दिए ऊपर की ओर, ठीक, क्लियर। चलिए यहाँ हम लिख देते हैं जिंक ग्रेनुअल्स। अब ये समझ में आ गया सबको, ठीक। अब सब पता कैसे चला कि यह H2 गैस आपका रिलीज हुआ? इसके लिए बाबू हमने क्या किया, इसको उतार लेंगे ना। चलिए इसी सेटअप में हम जा करके मान लीजिए यहाँ से, इस बीकर से यहाँ से जब निकला होगा H2 गैस, है ना, कैसे निकल रहा है देखो, ऐसे निकल रहा है। कौन निकल रहा है, H2। हम इसको जाकर के सोप सोल्यूशन में, इसमें सोप सोल्यूशन, सोप मतलब साबुन, साबुन का पानी में जब इसको हम रखते हैं तो यह क्या करता है, बबल्स क्रिएट करता है। और इस बबल्स के सामने जब कैंडल को लाया जाता है, किसको लाया जाता है, जब इस गैस का, मान लो ये बीकर का कनेक्टिविटी हम किससे कर दिए, सोप सोल्यूशन से, तो जैसे वो सोप सोल्यूशन में जाएगा तो छोटे छोटे बबल्स फॉर्मेशन करेंगे। और जब इस बबल्स में, ध्यान दीजिएगा, क्या होगा कि सामने किसको लेके जाएंगे, कैंडल को लेके जाएंगे या माचिस को लेके जाएंगे, तो यह बबल ब्लास्ट करता है विथ पॉपिंग साउंड। कैसा साउंड के साथ,
पॉपिंग साउंड। ध्यान दीजिएगा, तो दिमाग में आज फिट कर लीजिए। यदि क्वेश्चंस में आपको बताया जाए कि कोई गैस पॉपिंग साउंड के साथ ब्लास्ट किया, तो दिमाग बोलेगा, आंसर बोलेगा कि वो गैस कौन होगा, H2 गैस होगा। कौन सा गैस होगा, H2 गैस होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कोई गैस यदि पॉपिंग साउंड के साथ ब्लास्ट करता है तो वो गैस कौन होता है, H2 गैस। तो ये H2 गैस कैसा साउंड देगा, H2 गैस ब्लास्ट विथ पॉपिंग साउंड, ब्लास्ट विथ पॉपिंग साउंड। H2 गैस जो है आपका पॉपिंग साउंड के साथ ब्लास्ट करता है। क्लियर है बाबू। तो हमने क्या कहा, इस H2SO4 को हमने इसमें डाला, और जब H2SO4 को हमने इसमें डाला बाबू, जब H2SO4 को हमने इसमें डाला बाबू, तो आप खुद से देखते हो ये जिंक ग्रेनुअल्स दिख रहा है, ZnSO4 है ना, इसमें H2SO4 को डाला तो ये Zn इसको लेके भागा। क्यों भागा, तब आगे हम लोग पढ़ेंगे जब रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तब आपको पता चलेगा कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम सॉल्यूशन। तो ध्यान दीजिएगा, ये H2 से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसको भागा देगा। Zn इसके साथ भागेगा, ZnSO4, फिलहाल आप दोनों, और H2 बन गया। ठीक, और जब H2 को किसके थ्रू पास करेंगे, सॉफ्ट सॉल्यूशन के साथ, तो सॉफ्ट सॉल्यूशन में बबल्स क्रिएट होंगे, और वो बबल्स के पास जब माचिस का तिनका लेके जला के जाएंगे तो ब्लास्ट करेगा विथ पॉपिंग साउंड। क्लियर है, इसको उतार लीजिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट इसको उतार लीजिए, है ना। चलिए और एक अलग एग्जांपल आपको बताते हैं, है ना। तो यहाँ से सबसे पहला रिएक्शन क्या लिखिएगा, ZnSO4। ये फोटो में बना लीजिएगा समझने के लिए, इतना नहीं छोड़ दें। पहला रिएक्शन क्या लिखिएगा, Zn प्लस H2SO4, दिस इज एक्वास, और ये बन जाएगा ZnSO4 और बोलो प्लस का H2 गैस। और इस रिएक्शन में कुछ हीट भी क्या होता है, रिलीज होता है। मतलब ये जो आप बीकर जब छुइएगा तो ये थोड़ा सा गर्म लगेगा, इसका मतलब सिस्टम से एनर्जी बाहर जा रहा है। जब भी सिस्टम से एनर्जी बाहर जाता है उसको इंडोथर्मिक कहते हैं। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिएगा बाबू, नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। जब Na2CO3, यहाँ पे ना लिख देते हैं रिएक्शन ऑफ, नेक्स्ट एग्जांपल है इसी के अंदर है, रिएक्शन ऑफ क्या बोलो, सोडियम कार्बोनेट, विथ HCl, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl होता है बाबू। तो सोडियम कार्बोनेट पहले लिखा, तो हमको सोडियम कार्बोनेट लिखने के लिए सीखना पड़ेगा। तो हम लोग सोडियम Na कार्बोनेट CO3। किसी को दिक्कत, सर बिल्कुल नहीं। हलीना का रब से फरियाद यदि याद होगा तो हमारे यहाँ ये लीना का फरियाद पोयम का पहला लाइन था। तो सोडियम का जो वैलेंसी होगा वो 1 होगा। कार्बोनेट की वैलेंसी आपको पता है, 2 वैलेंसी इंटरचेंज होता है, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर। इसका मतलब इधर वाला जब किधर आएगा, इधर आएगा, और इधर वाला इधर जाएगा। 1 को लिखो ना लिखो बात बराबर है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलो, सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3। इसकी जब रिएक्शन हम HCl के साथ करते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। अब देखो इसमें 2 पोर्शन है ना। देखो Na2CO3 आप क्या करेंगे, जब इसके साथ रिएक्शन करेंगे, देखो ये वाला पोर्शन इसके साथ भागेगा, बोलो भागेगा कि नहीं भागेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, NaCl। ध्यान दीजिएगा, Na क्या हो गया बोलो, Cl। अब चूंकि Na 2 है तो हमको आगे 2 लिखना पड़ेगा। ठीक, तो Cl कितने हो जाएंगे, Cl भी 2 हो जाएंगे, तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। तो प्लस का, अब देखो यहाँ क्या हुआ, इसका तो पूरा हिसाब हो गया। H2 बचा, H2 एक पानी यहाँ से ऑक्सीजन ले लेगा, क्या बन गया H2O, और प्लस में H2 एक ऑक्सीजन यहाँ से लिया O, प्लस में यहाँ CO2 गैस रिलीज होगा। तो इस रिएक्शन में भी गैस रिलीज हो रहा है, तो आपको पता चल रहा है कि केमिकल रिएक्शन हुआ। क्लियर, सब पता कैसे चलेगा, इसके लिए फिर तो वही एक्सपेरिमेंट है। अब देखो क्या है, देखिए
Na2CO3 प्लस HCl को जब रिएक्ट करेंगे ये इसके साथ भागा H2O हो गया प्लस का CO2 गैस। अब इसको क्या करते हैं पता है, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl क्या हुआ बोलो, सोडियम कार्बोनेट सॉरी क्लोराइड, या चूंकि इसमें पानी भी है तो इसको हम लोग ब्राइन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ब्राइन। क्लियर, ब्राइन किसको कहते हैं, NaCl जब पानी में मिला उसको क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। क्लियर, चलिए अब ये भी किसी सेटअप में हुआ होगा, किसी सेटअप में हुआ होगा। और जब आपका टेस्ट क्या होता है, मान लीजिए ये आपका कोई लाइम वाटर है, कौन सा वाटर है बोलो, लाइम वाटर है, लाइम वाटर सॉरी लाइम वाटर का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब CaOH हॉल 2 है ना। और जब आप इसके थ्रू CO2 गैस को पास करते हो तो इसका कलर जो है वो क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाता है। क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो पता कैसे चला बाबू, तो ये तो रिएक्शन पता चल गया। अब इसी मान लीजिए इस रिएक्शन में इस डब्बा में हमको CO2 हुआ, तो CO2 का पाइप को कनेक्ट करके हम किस में डाल दिए, CaOH हॉल 2 वाले में। हमने इसका पाइप जो ये वाला कंटेनर में मान लीजिए CO2 बना, इस CO2 को किस में मिला दिए, इसमें। तो पहले लाइम वाटर का जो कलर था वो कलर क्या हो गया, मिल्की हो गया, मतलब व्हाइट व्हाइट आपका कलर सॉल्यूशन का मिलने लगा। तो यह इंडिकेट किया कि यह CO2 गैस है, क्योंकि CO2 गैस की प्रॉपर्टी होती है कि जब उसको लाइम वाटर से पास करते हैं, ध्यान दीजिएगा, CO2 गैस की प्रॉपर्टी होती है जब उसको लाइम वाटर से पास करते हैं तो वो उसका कलर को क्या कर देता है, मिल्की कर देता है। बाबू कोई दिक्कत बाबू, बिल्कुल नहीं। चलिए ठीक है बाबू, बहुत अच्छा, ठीक। चलिए समझ में आया ना। अभी क्या क्या समझना है, सबसे पहले लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आज के बाद याद रहेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को कहते हैं हम लोग स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, स्लैग्ड लाइम, जिसके थ्रू जब CO2 गैस को पास करते हैं तो कलर आपका मिल्की हो जाता है। यहाँ बताया ये कि इस रिएक्शन में गैस रिलीज हो रहा है। पिछले रिएक्शन से दो चीज सीखे, क्या सीखे, H2 कैसा साउंड देता है, पॉपिंग साउंड देता है। CO2 को जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से पास करते हैं या है ना, तब वो क्या करता है, सॉल्यूशन में मिल्की कलर देता है, करता है सॉल्यूशन को मिल्की कर देता है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ PPT, फॉर्मेशन ऑफ PPT। आप पढ़े हो, PPT मतलब प्रिसिपिटेट। किसी रिएक्शन में यदि आपका सॉल्यूशन से कोई सॉलिड डिसअपियर हो, बाहर जाए, तो आप समझ जाना बाबू क्या कि उस रिएक्शन में अभी क्या हो रहा है बाबू, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ। कोई दिक्कत बाबू, बोलिए, ठीक है बाबू। तो फॉर्मेशन ऑफ PPT मतलब किसी रिएक्शन में यदि आपको लगे कि ड्यूरिंग रिएक्शन कुछ PPT या सॉलिड आपका सॉल्यूशन से सेपरेट हो रहा है तो समझिएगा ये PPT है। क्या है बाबू, PPT। मान लीजिए इसका एक आपका साधारण आपको एग्जांपल घरेलू भाषा में देते हैं। जब हम लोग रसगुल्ला बनाते हैं तो चाशनी को पहले तैयार किया जाता है, गर्म करते हैं। तो जब गर्म करते हैं तो चीनी उसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा घुल जाता है, मगर जैसे ठंडा होना शुरू होता है तो उसी में से कुछ अमाउंट ऑफ चीनी क्या होता है, साइड में कंटेनर का आपको लगा मिलेगा। क्यों, जब वो गर्म किए थे तभी तो नहीं था, बाद में जाकर के वो क्या हुआ, सेपरेट होना शुरू हुआ। तो सॉल्यूशन से कुछ जब हटे सॉलिड के फॉर्म में, उसको क्या कहते हैं, PPT। तो सबसे पहले PPT लिख लीजिए, कहेंगे किसको, solid substance separate from solution। किसी सॉल्यूशन से सॉलिड सब्सटेंस जो क्या हो, सेपरेट हो ड्यूरिंग द केमिकल
chemical reaction known as precipitate या इसी को क्या कहते हैं पीपीटी। तो किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन के दौरान जो सॉलिड सब्सटेंस क्या होता है सेपरेट होता है उससे अलग होता है उसको क्या कहते हैं पीपीटी कहते हैं। उतार लीजिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से रिएक्शन होंगे जिसमें क्या होगा पीपीटी। तो आप पहला जो एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, तो यहाँ पे हमने लिखा व्हेन पोटेशियम आयोडाइड is react with lead nitrate then yellow color PPT फॉर्म किसका बनता बताते हैं। बार बार लिखने से क्या मतलब इसको तो बेसिक बता देते हैं। हमने क्या बोला पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन किसके साथ करना है लीड नाइट्रेट के साथ। तो पोटेशियम बोलो हलीना का रब से प्रयास लीना का वैलेंसी एक सिंबल के आयोडाइड फिर कल बाहर आई आंटी तो के आई ये भी पता है इसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7 होती है तो ये भी एक लेना चाहता है इसकी भी वैलेंसी 1 होती है ये एक ये भी 1 तो ये इधर डालो ये डालो इधर बात बराबर। तो के आई का प्लस किसके साथ लीड नाइट्रेट के साथ। तो पीबी हमने क्या लिखा NO3 लिखा। पीबी का कितना लिखेंगे बोलो बाबू बोलो। पीबी आपका 2 वैलेंसी होता है और नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है। ये सब पहले पढ़ चुके हैं फिर से बता देंगे नहीं समझ में आया तो या रिवीजन कर लीजिएगा नहीं इतना सब पढ़े हो। एक वाला इधर गया इधर वाला इधर गया तो इधर वाला इधर गया तो हम इसको लिख सकते हैं PbNO3 होल 2। हम डायरेक्टली 2 नहीं लिखेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा है ना। होल 2 N के लिए भी 2 है O के लिए भी 2 है क्लियर। चलिए तो जब इसका इसके साथ रिएक्शन होता है पोटेशियम आयोडाइड दिस इज क्या बोलो पोटेशियम आयोडाइड का जब इसके साथ रिएक्शन करते हैं लीड नाइट्रेट के साथ तब क्या होता है कुछ नहीं होता देखो भागा भागी होता है। इसका कैटायन इसका एनायन के साथ भागेगा और इसका कैटायन इसका एनायन के साथ भागेगा। इस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं जिसमें क्या होता है 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है। के किसके साथ भागा NO3 के साथ पढ़ेंगे आगे हम लोग। पीबी किसके साथ भागा आई के साथ। इसका कैटायन इसका एनायन इसका कैटायन इसका एनायन क्लियर है। दिस रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक खूबी है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन पीपीटी का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इसका इसके साथ भागा तो हम क्या लिख सकते हैं बोलो KNO3 और देखो NO3 2 गो है तो हम यहाँ पे 2 कर देंगे। तो जैसे 2 किए तो चिल्लाने लगे पोटेशियम भैया हम भी 2 बोले भैया ठीक है तू भी हो जा 2 क्लियर। चलो प्लस का क्या हो जाएगा पीबी इसके साथ भागा तो हम लिखेंगे PBI बाद में सुधारेंगे। आई का बैलेंस अभी तुरंत पढ़े थे कितना बाबू बोलो 1 सर। पीबी का बैलेंस तुरंत पढ़े थे बोलो कितना 2 सर। 2 वाला इधर 1 वाला इधर तो PBI2 बना। अब सजा लो राइट साइड जितना लेफ्ट साइड उतना ही क्या है। पोटेशियम कितना बोलो K2 NO3 बोलो 2 तो NO3 2 पीबी कितना 1 PbA I2 2 देखो I2 2 और ये जो आपका बनेगा PbI2 ये आपका येलो कलर का पीपीटी फॉर्म करता है। येलो कलर का पीपीटी फॉर्म करता है तो ध्यान में रख लीजिएगा। कोई दिक्कत बाबू कोई आज के बाद बोले क्या चीज पढ़े हम लोग सबसे पहले बोलो कैल्शियम CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिल्की करेगा H2 कैसा साउंड देगा पॉपिंग साउंड देगा। और तीसरा पढ़े PbI2 का जो कलर होता है येलो होता है। तो क्वेश्चन में कभी कभी आपको घुमा के पूछेगा a substance A react with B and form C and the color of substance is है ना एंड या कह सकते हो substance C form yellow color PPT name the C कौन होगा तो आंसर आएगा बोलो PbI2 क्या आएगा बाबू PbI2 क्लियर है। इसको रख करता हूं तो याद रखिएगा PbI2 कैसा कलर देगा
तो बोलिए PbI2 कैसा कलर देगा? तो PbI2 जो कलर देगा येलो PPT देगा, है ना, या येलो कलर भी देता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा एग्जांपल। और जब BaCl2 को बेरियम क्लोराइड को, ध्यान दीजिएगा, जब बेरियम क्लोराइड को H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं, बेरियम क्लोराइड को किसके साथ करते हैं? अदर एग्जांपल है H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं, तो आपको पता है बाबू ये वाला किसके साथ भागेगा? इसके साथ। ये वाला किसके साथ भागेगा? इसके साथ। बस इतना तो जानना है, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितने बार होगा? 2 बार। एक बार ये इधर आया Ba भाग का कैटायन, इसका एनायन, इसका कैटायन, इसका एनायन। तो ये आपको कुछ ऐसा लिख दो, बाद में आप देखेंगे सही लिखे की गलत लिखी। BaSO4 हमने लिखा। सल्फेट की वैलेंसी बचपन से पढ़ता आया हूँ, कितना होता बोलो? 2। क्लियर है? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, है ना, क्यों नहीं राजी हो? आखिर बाप को लाइक तो करता है ना, वही तो खिलाएगा पिलाएगा। ठीक, SO4 कितने हो गए बाबू? 2। और बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप बाप दैट इज बाप राजी। पोएम का दूसरा लाइन था यदि याद होगा, और यदि ये दूसरा लाइन है बाबू तो 2 से क्या होगा? कैंसिल होगा। तो आपका जो रियल फॉर्मूला बोलेगा क्यों BaSO4? Ba का वैलेंसी 2, SO4 का वैलेंसी 2, 2 कैंसिल, तो ये हमने लिखा BaSO4। अब HCl देखो, H का वैलेंसी 1, Cl का भी वैलेंसी 1, फिर कल बाहर आई आंटी, हलीना का रब से फरियाद 1, फिर कल बाहर आई आंटी का भी 1, मगर इसकी संख्या कितनी है? 2, इसकी भी संख्या 2, तो आगे क्या लगेगा? 2। ये BaSO4 जो बना बाबू, ये क्या करता है? व्हाइट PPT देता है। इसका मतलब जब BaCl2 के थ्रू H2SO4 को डालते हैं, इसमें मिलाते हैं, तब आपका व्हाइट कलर का कुछ सॉलिड सब्सटेंस रिएक्शन से सेपरेट होता है, उसी को हम क्या कहेंगे? व्हाइट PPT। तो ध्यान में रखिएगा, PbI2 कैसा कलर? येलो। BaSO4 कैसा कलर बोलो? व्हाइट PPT। क्लियर है? चलिए सब बाबू क्लियर है। नेक्स्ट इसको लिखिएगा। और अगला हम लोग पढ़ते हैं चेंज इन कलर। चलो तीसरा देखिएगा, चेंज इन कलर। यदि हम कलर को चेंज कर लें, ध्यान दीजिएगा, यदि चेंज इन कलर करें, यदि सॉरी कलर करेंगे नहीं, किसी रिएक्शन में ड्यूरिंग द रिएक्शन यदि कलर चेंज हो जाए तो समझ जाइएगा केमिकल रिएक्शन हुआ। इसका एग्जांपल पहला है कि मान लीजिए आपके पास कोई बीकर है ना, जिसके अंदर पहले से आपके पास क्या है? KMnO4 है, जिसका कलर कैसा होता है बाबू? पर्पल होता है। कैसा होता है बोलो? पर्पल। ये क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे कि KMnO4 का कलर कैसा होता है? पर्पल होता है। फिर उसमें वाटर मिलाए थे तो पिंक हुआ था, फिर लाइट पिंक, फिर धीरे धीरे पानी जैसे मिलाते डिसअपियर हो गया था। तो मगर इसका ओरिजिनल कलर क्या होगा? पर्पल होगा। जब इसमें हम क्या मिलाते हैं? ध्यान दीजिएगा, साइट्रिक एसिड। किसको मिलाते हैं? साइट्रिक एसिड, जिसका सोर्स क्या है? लेमन है। ध्यान दीजिएगा, जिसका सोर्स क्या है बोलो? लेमन है। तो लेमन का जब या नींबू लेके आइए और इसको निचोड़ना शुरू कीजिए, किसमें? KMnO4 में निचोड़ना शुरू कीजिए, तो जो KMnO4 का कलर पर्पल है वो कलर क्या हो जाता है? इसका जो पर्पल कलर होगा वो क्या हो जाएगा? कलर जो है डिसअपियर हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइट्रिक एसिड को जब रिएक्ट करेंगे KMnO4, जिसका कलर कैसा है? पर्पल है, जिसे मिलाते हैं तो ये कलरलेस हो जाता है। कलरलेस या कलर डिसअपियर हो जाता है। इसको लिख सकते हैं, लिख लीजिए, व्हेन साइट्रिक, जिसका सोर्स क्या? लेमन, एसिड इज मिक्स्ड विथ बोलो KMnO4
यह है ना, मिक्स कर लो, रिएक्ट जो भी करना है, KMnO4, देन क्या होगा बोलो, पर्पल कलर ऑफ KMnO4 डिसअपियर। ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाता है, डिसअपियर, गायब हो जाता है। तो कुछ साइक्लिक एसिड फॉर्मूला C6H8O7, ये जनरली है, इसको याद नहीं रखना है मगर ध्यान रख लीजिएगा। क्लियर है, ठीक। तो व्हेन साइट्रिक एसिड इज, क्या होगा बोलो अबू बोलो, व्हेन साइट्रिक एसिड इज मिक्स्ड विद KMnO4 द पर्पल कलर ऑफ KMnO4 क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। आपसे पूछेगा नहीं इसे फॉर्मूला पूछा C6H8O7, ठीक है, रख लो इसको। तो क्या होगा, साइट्रिक एसिड को जब गिराएंगे धीरे धीरे, दिख रहा है ना भाई, तो ये KMnO4 का पर्पल कलर, पर्पल मतलब डार्क, पर्पल नहीं समझता बहुत अच्छा है, डार्क पिंक, वो कलर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक। तो कलर गायब हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन कलर, पहले कलर था अब कलर नहीं है, इसका मतलब कुछ तो हुआ है। मतलब क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल है, हम जब एसिडिफाइड मानते हैं K2Cr2O7 जो कैसा है, एसिडिफाइड, एसिडिफाइड के लिए H+ हम इंडिकेट कर दिए, एसिडिफाइड मतलब ये एसिडिक नेचर का है, को जब हमने, ध्यान दीजिएगा बाबू, को हम जब ने क्या किया, रिएक्शन करवाया, किसके साथ, ध्यान दीजिएगा, SO2 के साथ, इसका कलर पहले से कैसा होता है, ऑरेंज होता है। तो आज हम लोग को एक चीज और पता चला, पोटेशियम डाइक्रोमेट नाम है साहब का, क्या नाम है बोलो, पोटेशियम डाइक्रोमेट नाम है साहब का। और यह साहब को जब SO2 गैस, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो इसका कलर जो है बाबू वो चेंज कर करके क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जब हमने, ये मान लीजिए उसी तरह का छोटा सा आप बना लो, है ना, इसमें K2Cr2O7 को रखा, ये साहब एसिडिक नेचर का था इसलिए एसिडिफाइड कर दिए, और इसमें क्या किया, कलर कैसा था, ऑरेंज था। और जब इसमें हमने SO2 गैस को मिलाया तो यह जो कलर है यह चेंज हो गया, किसमें, ग्रीन में। तो याद रखिएगा, कभी आपसे कोई बोलेगा कि SO2 गैस को K2Cr2O7 में मिलाएंगे तो कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्या सबसे पहले क्या पूछा, K2Cr2O7 का कलर कैसा होगा, तो आप क्या बोलोगे, K2Cr2O7 का कलर जो होगा सर वो बिल्कुल कैसा होगा, ऑरेंज, ऑरेंज चॉकलेट खाए ऑरेंज वाला, एकदम ऑरेंज ऑरेंज चॉकलेट होगा, है ना, ठीक है, इसको डाल लीजिए। और जब इसके थ्रू किसको पास करते हैं, SO2 को, दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन घुमा के पूछेगा आपसे, ए रिएक्ट विथ बी and change the color of K2Cr2O7, ध्यान दीजिएगा, into green, the gas will be, answer is SO2। SO2 गैस उसके कलर को चेंज कर देता है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, when SO2 गैस is passed, है ना, through, बोलो, acidified K2Cr2O7, है ना बाबू, then कलर, है ना, कैसा कलर, ऑरेंज कलर, then ऑरेंज कलर of K2Cr2O7 disappear, गायब हो जाता है। नेक्स्ट लिखिएगा, समझ में आ गया ना। तो किसी रिएक्शन में गैस यदि रिलीज होगा तो रिएक्शन हुआ, किसी रिएक्शन में पीपीटी का फॉर्मेशन हुआ तो रिएक्शन हुआ, किसी रिएक्शन में कलर चेंज हुआ तो रिएक्शन हुआ। नेक्स्ट लिखिएगा,
नेक्स्ट देखिएगा बाबू, चेंज इन टेम्परेचर। तो किसी रिएक्शन में क्या होता है, आपका टेम्परेचर वगैरह या तो रिएक्शन के दौरान बढ़ जाएगा या तो रिएक्शन के दौरान घट जाएगा। रिएक्शन यदि टेम्परेचर यदि बढ़ता है, इसका मतलब सिस्टम एनर्जी को रिलीज कर रहा है। टेम्परेचर घट रहा है, इसका मतलब सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन के दौरान यदि आपको लगे कि यदि किसी कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ गया तो समझ जाओ कि सिस्टम में रिएक्शन हुआ और टेम्परेचर बढ़ा, मतलब सिस्टम एनर्जी को बाहर की ओर भेज रहा है। वो प्रोसेस कहलाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और किसी रिएक्शन में यदि रिएक्शन के दौरान आपको लगे कि टेम्परेचर ठंडा हो गया, इसका मतलब रिएक्शन होने में वो हीट को क्या किया होगा, लिया होगा, एब्जॉर्ब किया होगा। इसका मतलब रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक। तो चेंज इन टेम्परेचर के बेस पे दो तरह का हम रिएक्शन कर सकते हैं। एक तो क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, और दूसरा जो रिएक्शन होगा बाबू वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको कहेंगे, वो रिएक्शन जिसमें ड्यूरिंग द रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, ठीक, वो रिएक्शन जिसमें क्या होगा, ड्यूरिंग द रिएक्शन आपका जो है वो आप सिंपल कर सकते हो, हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, उसको क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक। सर पता कैसे चला, मान लो ये आपका कोई कंटेनर है और आप देखते हो इस कंटेनर में कोई रिएक्शन हुआ, पहले जितना टेम्परेचर था वो टेम्परेचर घट गया मतलब कहा क्या हुआ, ये जो अंदर रिएक्शन हो रहा है वो टेम्परेचर को क्या कर दिया, ले लिया, टेम्परेचर को क्या किया, ले लिया। तो यदि कोई रिएक्शन एनर्जी को एब्जॉर्ब करे तब ना क्या होगा, ठंडा हो जाएगा कंटेनर, बाहर जितना गर्म था, और वो हीट को क्या करे, ले लिया रिएक्शन के दौरान हीट को ले लिया। तो यदि ले लेगा तो बाहर छुएंगे तो कैसा लगेगा, ठंडा ठंडा। तो इसका मतलब एंडोथर्मिक में क्या होगा, जो है एनर्जी क्या होगा, एनर्जी या हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, कौन, ड्यूरिंग द रिएक्शन। क्लियर, रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब होगा। और जब एक्सोथर्मिक की बात करेंगे तो एक्सोथर्मिक में क्या होगा, बोलो, एनर्जी, है ना। एक्सो में क्या होता है, अब जैसे रिएक्शन हुआ तो पहले मान लीजिए इसी कंटेनर में आप रिएक्शन कर रहे थे, तो जैसे छुए टेम्परेचर कम लग रहा था, और जैसे आप डाले तो ये देखिए ताकि ये टेम्परेचर गर्म हो गया कंटेनर। इसका मतलब सिस्टम क्या किया, रिएक्शन के दौरान एनर्जी को बाहर भेजा। क्यों, पहले छुए थे ठंडा था और जैसे उसमें मिलाए तो गर्म हो गया, इसका मतलब सिस्टम से एनर्जी बाहर की तरफ जा रहा है, तब तो उसको गर्म कर रहा है। तो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, बोलो, एनर्जी या हीट रिलीज्ड, एनर्जी या हीट रिलीज, क्या लिखेंगे, बोलो, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो यदि किसी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो, क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक। कैसे पता चला, कंटेनर पहले जितना गर्म था बाद में क्या हो गया, ठंडा हो गया, इसका तो वो हीट को लिया। और एक्सोथर्मिक मतलब पहले जितना गर्म था बाद में उससे ज्यादा गर्म हो गया, मतलब जैसे रिएक्शन होने लगा, हीट रिलीज हुआ, तब ना बाहर का कंटेनर क्या हो गया, गर्म हो गया, है ना। तो यदि रिएक्शन में क्या हो, हीट एब्जॉर्ब हो तो एंडोथर्मिक, और यदि हीट रिलीज हो तो एक्सोथर्मिक होगा बाबू। क्लियर है, चलिए अब इसका एग्जांपल हम लोग एक एक करके देख लेते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो अब जब आप रिएक्शन कुछ देखे हैं क्या बचपन में, जब चूना खरीद के घर में लाए थे और उसके में पानी मिलाया तो ये जो बनता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये क्या बन जाता है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, बचपन से ही आप लोग जानते हो, है ना। क्या बन जाता है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, या सिंपल इसको नहीं समझ में आ रहा कैसे तोड़ सकते हो, Ca+2O-2, बोलो 2H+, है ना, OH- या H+ कर सकते हो, बोलो H+ और OH-, ये प्लस इसके साथ भागेगा, ये इसके साथ भागेगा, है ना। तो ये आपका सिंपली बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या सिंपल इसको छोड़ दो, है ना। आप ये समझ जाओ कि ये CaO+H2O से
क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में क्या करता है, यह आपको हीट को रिलीज करता है। तो कभी भी इस साइड में मतलब प्रोडक्ट साइड में, इसको प्रोडक्ट कहते हैं, सबको पता है क्या कहते हैं प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट साइड में प्लस लिखा रहे मतलब आप समझ लेना ये सिस्टम क्या किया, हीट को रिलीज किया। प्रोडक्ट साइड में क्या रहे, ऐड रहे प्लस का हीट या प्लस का एनर्जी, तो सिस्टम एनर्जी को रिलीज किया, और रिलीज किया तो प्रोसेस कैसा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई बोलेगा CaO प्लस H2O, इसको क्या कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, या इसका और एक नाम है, बोलो कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं। दो तरह का चूना होता है, एक हो गया स्लैग लाइन, एक होता है क्विक लाइन, इसको क्विक लाइन भी कहते हैं। तो कभी पूछेगा क्विक लाइन तो इसी को समझिएगा, और इसका नाम है बोलो कैल्शियम, बोलो हाइड्रोक्साइड, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, और लिख दो स्लैग लाइन। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइन को में क्या करते हैं, H2O को मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, चूना बनता है गीला वाला जो पानी में खाते हो। और क्या होता है, वो चेंज इन टेम्परेचर में जब कैल्शियम ऑक्साइड आपका H2O के साथ रिएक्शन करता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है बाबू, और यह हीट क्या करता है, बोलिए रिलीज करता है। पता कैसे चला, तो आप देखोगे ये जो सिस्टम है इसके आउटर पार्ट का जो पहले से अपेक्षा बाद में ये क्या होगा, आपको गर्म लगेगा। गर्म लगेगा मतलब पहले ठंडा था बाद में गर्म हो गया, मतलब रिएक्शन हीट जनरेट किया और ये बाहर की तरफ भेजा, मतलब हीट रिलीज हुआ। और जब हीट रिलीज होता है तो प्लस का हीट यहाँ पे लिखते हैं, जिसको क्या कहते हैं, कैसा प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा बाबू, आपको बता चुके हैं पहले Zn का ग्रेनुअल से जब H2SO4 को किया जाता है, रिएक्शन मिलाया जाता है, तो Zn इसको लेके भागा, क्या बन गया वो बोलो, ZnSO4 प्लस का H2 गैस रिलीज होता है, और यहाँ पे भी हीट या एनर्जी जो कहते हैं वो क्या होता है, रिलीज होता है। यह भी प्रोसेस का कहलाएगा एक्सोथर्मिक। यहाँ पे जो जिंक रखा हुआ जिस कंटेनर में है, ये ध्यान दीजिएगा, इस कंटेनर का जो टेम्परेचर पहले मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस है, तो यह बाद में क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। तो शुरुआत में सिस्टम में एनर्जी क्या था, कम था, है ना, हीट क्या था, कम था, और बाद में जैसे हमने रिएक्शन किया तो देखा कि कंटेनर गर्म हो गया, इसका मतलब हीट रिलीज किया है, कौन, रिएक्शन। तो यदि किसी रिएक्शन में रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज हो बाबू, तो ध्यान दीजिएगा, इसको उतार ले, तो वो आपका क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हीट रिलीज होगा तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। पहचानने का तरीका, प्रोडक्ट साइड में प्लस का हीट या प्लस का एनर्जी लिखा हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं बाबू, जब आप बेरियम हाइड्रोक्साइड को, ध्यान दीजिएगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड को, सर कैसे पता चला बेरियम, बेरियम का वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1, इसका इधर आया 1, इसका इधर आया 2। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड को जब अमोनियम क्लोराइड के साथ, अमोनियम होता है NH4 और क्लोराइड हुआ Cl के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये खुद से देख सकते हो बाबू, Ba इसके साथ क्या बना देगा, बोलो BaCl लिखे, मगर Cl का वैलेंसी 1, Ba का वैलेंसी 2, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, तो BaCl2 लिखना पड़ेगा बाबू, बोलो हाँ या ना। चलो ठीक, तो यहाँ पे आगे क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो प्लस का क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, अमोनिया, ये आपका NH3 होगा, और H2O प्लस का आपका H2O होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है बाबू, है ना, कि इस रिएक्शन में आप सिंपली देखोगे कि ये हीट को क्या करता है, रिलीज करता है। मतलब यदि आपका पहले से बेरियम हाइड्रोक्साइड है तो इसके कंटेनर में यदि आप क्या करते हो या NaOH को डालते हो तो पहले से टेम्परेचर क्या हो जाता है, घट जाता है।
टेम्परेचर क्या होता है, घट जाता है। पहले जितना टेम्परेचर होता है उससे टेम्परेचर घट जाता है। तो यदि सिस्टम क्या करेगा, मान लो 50 डिग्री सेल्सियस इसमें था पहले से टेम्परेचर, और जैसे इस दोनों को मिलाने के बाद टेम्परेचर कितना हो गया, 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसका मतलब 50 से 40 हो गया, इसका मतलब 10 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स जो है फिर ये सिस्टम क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। यदि कोई सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, प्रोसेस कहलाता है एंडोथर्मिक। पहचानने का तरीका जो प्रोडक्ट साइड में होगा, यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, माइनस का ही, और ये आपका हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर बाबू, कोई दिक्कत बाबू नहीं। चलिए नेक्स्ट आप अभी अगला देखेंगे, चेंज इन स्टेट। तो पहला हमने पढ़ा अभी, है ना, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ पीवीटी, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में दो तरह का, एक इंडो दूसरा एक्सो। यदि कोई सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा वो एंडोथर्मिक, और यदि रिलीज करेगा तो एक्सोथर्मिक। पानी को गर्म करते हैं, पानी हीट को एब्जॉर्ब करता है, प्रोसेस इंडो। यदि कोई रिलीज करेगा तो एक्सो। क्लियर, रिएक्शन यदि हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो इंडो, और यदि रिलीज करेगा तो एक्सो। क्लियर है बाबू। चलिए नेक्स्ट आप लिखेंगे चेंज इन स्टेट। ये रिएक्शन लिखना जरूरी है बाबू, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं, है ना। चेंज इन स्टेट बहुत आसान है, देखिएगा। चेंज इन स्टेट, आप घर में कैंडल जलाते हैं जिसको वैक्स कहते हैं। तो जब वैक्स जो है आपका क्या करते हैं, वैक्स को हीट करते हैं। हीट करने का मतलब बर्न करना। तो यह आपका CO2 प्लस H2O बनाता है। और जहां तक आप जानते हो कि वैक्स का स्टेट कैसा होता है, सॉलिड होता है ना। कैंडल एक तरह से क्या हुआ, कैंडल, है ना। और ये CO2 क्या हो गया, गैस हो गया, और H2O क्या हो गया, लिक्विड हो गया। तो क्या देख रहे हैं, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू गैस एंड लिक्विड। तो सॉलिड क्या हो गया, स्टेट चेंज किया, गैस में कन्वर्ट हुआ और लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। तो पीछे से बच्चे बोलेंगे सर वैक्स क्यों CO2 और H2O बनाता है। हमने बोला वैक्स भी एक तरह से क्या है बाबू, हाइड्रोकार्बन है। और जो भी हाइड्रोकार्बन होगा वह क्या करेगा, बर्न करने के बाद, है ना, O2 से रिएक्ट करने के बाद, है ना, हीट जब होता है तो यह आपको क्या करता है, CO2 प्लस का H2O बनाता है। सर ये O2 तो आपने नहीं दिया, अब वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेने के लिए कोई किसी को रोक नहीं रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, वैक्स जो आपका हाइड्रोकार्बन है, कोई भी हाइड्रोकार्बन, मान लो CH4 है, प्लस का O2 करेंगे तो प्रोडक्ट फिक्स होता है CO2 और H2O। तो ध्यान दीजिएगा, वैक्स भी हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन को हीट करेंगे किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, प्रोडक्ट फिक्स होगा CO2 और H2O। तो क्या देख रहे हो, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू गैस एंड लिक्विड। तो यहां से कह सकते हो क्या होगा, बोलो, सॉलिड कन्वर्ट इनटू, बोलो, into gas and liquid, therefore reaction occur। क्लियर, रिएक्शन इसके लिए आपका हो गया। ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत तो चेंज इन स्टेट भी याद रहेगा। तो रिएक्शन में ध्यान दीजिएगा कैसे, तो कैंडल जो वैक्स है इसको हम इस तरह आपको बताते हैं। ये कैंडल दिख रहा है ना, ये कैंडल को क्या करते हैं अपन, जब जलाते हैं तो जलाने के बाद, है ना, ये धीरे धीरे मेल्ट करता है, और मेल्ट करने के बाद क्या बनेगा, CO2 प्लस का H2O, जो फर्दर आपका सॉलिड के फॉर्म में H2O जमा हो जाता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, CO2 और H2O ये रिलीज करता है। क्लियर, तो ये वैक्स का आपका कॉन्सेप्ट हुआ, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी वैक्स सॉलिड, है ना, जो मोमबत्ती या क्या करेगा, जलाएगा, हाइड्रोकार्बन है, CO2 और H2O देगा। वैक्स का स्टेट सॉलिड स्टेट, CO2 का स्टेट गैस स्टेट, H2O का स्टेट लिक्विड स्टेट। तो आप कह सकते हो कि स्टेट चेंज हो रहा है, और स्टेट जब चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शन होगा। अब कुछ हम आपको एक दो बता रहे हैं जिसमें, है ना, दोनों चीज होगा आपका, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, है ना, सम रिएक्शन in which both, है ना, in which two or
मोर कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा इन्वॉल्व, जो 2 या 2 से अधिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा उसका इन्वॉल्व होगा। जैसे जिसका एग्जांपल देते हैं हम लोग Zn प्लस H2SO4 है ना, तो ये क्या होगा ZnSO4 बोलो, और साथ में क्या हुआ H2 गैस क्या हुआ रिलीज हुआ, तो H2 गैस रिलीज हुआ, ये क्या इंडिकेट कर रहा है बोलो, इवोल्यूशन ऑफ गैस, और साथ में प्लस का क्या बोले थे हीट, हीट होगा तो बोलो क्या होगा चेंज इन टेम्परेचर। तो एक ही रिएक्शन में हम दो देख रहे हैं क्या हो रहा प्रॉपर्टी आपका जो है ना चेंज इन टेम्परेचर। चूंकि प्लस है बाबू, बोलो प्लस है तो कौन सा एंडोथर्मिक, क्लियर। और यदि इसी प्लस को इधर लेके आ जाए तो इधर माइनस होगा तो भी एंडोथर्मिक। नेक्स्ट एक और देख लीजिएगा, जब आप लेड नाइट्रेट से पोटेशियम आयोडाइड को किसके साथ रिएक्शन करते हैं, लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेंगे, तो आप देखते हो क्या बनता है, ये वाला इसको लेके भागा, ये वाला इसको लेके भागा, PbI2 क्लियर है, प्लस का बोलो KNO3, और यह क्या होता था येलो PPT देता था, बोलो हाँ ना। तो इसके अंदर खूबसूरती क्या है, ये दो प्रॉपर्टी आपको शो कर रहा है, पता चल रहा है ना, वो कौन कौन सा, सबसे पहला हो गया आपका बोलो चेंज इन कलर जो रिएक्शन को बताता है, दूसरा और क्या बताता है फॉर्मेशन ऑफ PPT, क्लियर, फॉर्मेशन ऑफ PPT। तो कुछ रिएक्शंस ऐसे होंगे जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक जो होंगे रिएक्शन का वो आपका शो होगा, क्लियर। तो हमने क्या पढ़ा है ना, जो भी पढ़ा हुआ आपको समझ में आ रहा होगा ना, क्लियर नहीं आ रहा है, ये दिख नहीं रहा है, इधर वाला दिख नहीं रहा, ये नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व कर लीजिएगा, इधर प्लस का हीट है, चलो, और यहाँ ये आपका टेम्परेचर यदि है तो ये क्या होगा बोलो प्लस का हीट है, तो ये इंडो हो गया, बस इसी को लिखा हुआ है। तो चेंज इन टेम्परेचर भी शो कर रहा है और इवोल्यूशन ऑफ गैस, और जो चेंज इन टेम्परेचर मतलब इंडो, और इसको देख सकते हैं इसमें 2 ये तो दिख ही रहा होगा। तो बाबू आज के लिए इतना ही। तो आज हमने सारी चीज कंप्लीट कर ली है। कौन कौन सा बोलो, इवोल्यूशन ऑफ गैस पता ही आपको, H2 गैस के बारे में बताया क्या करता है बोलो, H2 गैस पॉपिंग साउंड, CO2 गैस बोलो टर्न्स स्लैग लाइम है ना, या लाइम वाटर टू मिल्की, क्लियर। उसके बाद हम बात किए थे फॉर्मेशन ऑफ PPT, तो यहाँ पे भी आपको बताए थे I2 का येलो PPT, यस या नो, BSO4 व्हाइट PPT, क्लियर। फिर बोले चेंज इन कलर, कलर में आपको K2Cr2O7 का जो कलर था ऑरेंज था, कन्वर्टेड इनटू ग्रीन व्हेन SO2 इज पास्ड थ्रू देम, एंड आपका KMnO4 का जो कलर था वो पर्पल था, है ना, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है कलरलेस में, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपका, और चेंज इन कलर के बाद चेंज इन टेम्परेचर पढ़े, तो एक इंडो पढ़े, एक्जो पढ़े। कभी कभी आपसे पूछा जाता है एक्जो, तो आप बहुत सारा देख रहे हो कि कौन जो है हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो आप वो रिएक्शन भी याद रखिएगा कि कौन सा रिएक्शन इंडोथर्मिक का है, कौन सा रिएक्शन एक्जोथर्मिक का है। और लास्टली हम लोग पढ़े है ना आपका चेंज इन स्टेट, तो वैक्स के बारे में पढ़े। वैक्स क्या करता है आपका, सिंपली जो वैक्स है आपका वो सॉलिड स्टेट में है, और जब उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, बर्न करते हैं, तो वह आपका क्या होता है लिक्विड और गैस में कन्वर्ट हो जाता है। आज के लिए इतना ही बाबू, ऑल द बेस्ट। अपने नोट्स को सबमिट कर दीजिएगा, और साथ में ही एक चीज ध्यान में रखिएगा, जहां से हम लोग पढ़ते हैं जहां तक आते हैं रोज शुरू से लेके लास्ट तक रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि पान सरा क्यों, रोटी जली क्यों, और पढ़ा भूला क्यों, क्योंकि उसको पलटा नहीं गया। अब ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्लास में फिर अपन मिलेंगे, बाय बाय।